ओके, हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने देखा था कि गवर्नमेंट एक्ट 1919 हमने देखा था। अब हम लोग सेम वही चीज, क्योंकि लास्ट टाइम वो कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अब हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो लेट अस रिवाइज प्रीवियस लेक्चर। पुराना लेक्चर हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इसको हमने कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। उसमें मैंने आपको बताया था कि हम फोर्थ फेज पे चल रहे हैं। ठीक है, फोर्थ फेज यानी कि 1947। ठीक है, ये आपका फोर्थ फेज है। और उसमें जो है हम पहले पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इसको कहा गया सेल्फ गवर्नमेंट। तो हुआ क्या था कि 1990 को ठीक उसके 10 साल बाद ये दूसरा एक्ट लाने की क्या जरूरत पड़ गई। तो हुआ क्या कि उधर 1914 में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। ठीक है, और वो चला 1918 तक। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ, ठीक, तो उसमें ब्रिटिशर्स ने, जितने भी ब्रिटिश थे, तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप हमारा पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो हम आपकी डिमांड्स को पूरी करेंगे। ठीक, तो 1940 और 1918 में इंडियंस ने इस एक्सपेक्टेशन पे उनकी पूरी तरह से हर तरीके से मदद की, चाहे वो मिलिट्री से था, चाहे किसी भी चीज से पूरी तरह से हेल्प की, जिससे कि उनको ये एक्सपेक्टेशन था कि ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर, जब वर्ल्ड वॉर आपका एंड होगा, वर्ल्ड वॉर जब एंड होगा तो ये हमारी डिमांड्स पूरी कर देंगे। और उस समय जो कांग्रेस थी वो पूरी एक्टिव थी, मतलब बहुत मतलब वो अपनी डिमांड्स पूरी खुल के रख रही थी। वो अपनी डिमांड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रख रही थी कि भाई हम आपकी मदद तो कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपकी इतनी मदद कर रहे हैं, हर तरीके से मदद कर रहे हैं, पर हमारी डिमांड। उसी समय क्या हुआ था, एक और वर्ल्ड वॉर के अलावा एक और चीज हुई थी कि 1916 में, ठीक है, 19, क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग को भी ये समझ में आ गया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनकी बहुत हितैषी नहीं है। ठीक है, तो उनको भी ये बात समझ में आ गई थी। तो 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एक ज्वाइंट सेशन हुआ। ठीक है, ज्वाइंट सेशन जिसको कहा गया ज्वाइंट सेशन हुआ, जिसमें लखनऊ पैक्ट साइन हुआ। ठीक है, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बता दिया था, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लखनऊ पैक्ट साइन हुआ। ठीक, अब लखनऊ पैक्ट्स में क्या क्या डिमांड रखी गई, लखनऊ और उसमें से कितनी डिमांड्स पूरी की गई, वो हम इस 1919 में देखेंगे। ठीक है, तो लखनऊ पैक्ट्स में पहली इन्होंने एक और डिमांड रखी थी कि हाँ, एक और चीज, ये ज्वाइंट सेशन हुआ, ठीक है, इंडियन कांग्रेस, और उसमें लखनऊ पैक्ट साइन हुआ। लखनऊ पैक्ट में कुछ डिमांड रखी गई। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के भी नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की क्यों जाना जाता है? मॉन्टेग्यू उस समय आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
फॉर इंडिया, और चेम्सफोर्ड आपके वायसराय थे या गवर्नर जनरल। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब लखनऊ पैक्ट साइन हुआ तो उसी के बाद, जैसे पहले क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि इंडियंस को शामिल किसमें कर रही थी, इंडियंस को शामिल कर रही थी कि वो लेजिस्लेशन या कानून व्यवस्था बनाने में वो इंडियंस को शामिल कर रही थी इंडियंस के लिए। ठीक, मगर जो आपके मॉन्टेग्यू थे, ठीक है, मॉन्टेग्यू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट थे, क्योंकि यहाँ बहुत, जब विश्व युद्ध हुआ उसके बाद डिमांड्स नहीं पूरी हो रही थी, तो धीरे धीरे फिर वो आंदोलन होने लगे, इससे पूरी स्थिति ना बिगड़े तो मॉन्टेग्यू ने एक कदम और आगे बढ़ाया, उन्होंने कहा सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही। सेल्फ गवर्नमेंट की बात, सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है, या फिर हमने उसको कहा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात उन्होंने कही कि अब इंडिया में, ठीक है, अब इंडिया में इंडिया के लोगों द्वारा ही गवर्नमेंट बनाई जाएगी, वो आपका रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट था। ठीक है, तो जब लखनऊ पैक्ट साइन हुआ, लखनऊ पैक्ट के एक साल बाद ही, यानी 20 अगस्त 1917 में डिक्लेरेशन, मॉन्टेग्यू ने ये डिक्लेरेशन डिक्लेयर्ड फॉर एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन एवरी ब्रांच। ठीक है, उन्होंने एक डिक्लेयर किया कि और उनका डिक्लेरेशन था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनका किस ऑब्जेक्टिव से किया, किस ऑब्जेक्टिव्स, ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, तो किस ऑब्जेक्टिव से उन्होंने ये किया था, ऑब्जेक्टिव उनका था, ऑब्जेक्टिव ग्रेजुअल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक, ग्रेजुअल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक, तो ग्रेजुअल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया का मतलब कि इंडिया में जो सरकार चुनी जाएगी वो इंडिया के लोगों द्वारा ही चुनी जाएगी। ठीक है, तो ये मॉन्टेग्यू, ये डिक्लेरेशन कर दिया गया, आपके मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन में। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन कहते हैं या अगस्त डिक्लेरेशन कहते हैं। ठीक है, उसी के बाद, ठीक, अब क्या हो गया, लखनऊ पैक्ट साइन हो गया 20 अगस्त को ये आपका 1970 का डिक्लेरेशन आ गया। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन कह लीजिए या अगस्त का डिक्लेरेशन कह लीजिए, कि उन्होंने कहा कि सेल्फ गवर्नमेंट या रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कहेगी कि इंडिया में इंडिया के द्वारा ही चुनी हुई सरकार। बट एक बात और इन्होंने कही कि बट स्टिल इंडिया is an integral part of India was integral part of British Empire.
ठीक, ये हो गया। अब लखनऊ पैक्ट में ये इतना हो गया। उसके बाद आपकी गवर्नमेंट आई, उसके बाद मॉन्टेग्यू और चैम्फोर्ड वायसराय ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की, डिक्लेरेशन में एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट पे फिर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, लखनऊ पैक्ट की क्या क्या डिमांड थी, क्या डिमांड लोगों ने मानी, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ये तो हो गया कि भाई ठीक है, आप अपनी सरकार अपने द्वारा चुनेंगे, ठीक है, मगर आप जो है वो क्या नाम है, ब्रिटिश एम्पायर का ही पार्ट रहेगा। उसके बाद इन्होंने कहा, लखनऊ पैक्ट में ये कहा गया कि ठीक है, आप जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसकी सैलरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी आप इंडियन फंड से क्यों देते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश ने कहा कि भाई वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन चीजें तो देखता ही देखता है, साथ में वो एक एजेंट का काम करता है, एजेंसी वर्क करता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अगर वो ब्रिटेन में है, ब्रिटेन पार्लियामेंट के लिए होता है, ठीक है, तो फिर उसकी सैलरी हम क्यों दें, हमारे यहाँ से क्यों जाए। तो इन्होंने ठीक है, फिर 1919 में ये चेंज मान लिया गया कि फिर एक न्यू कमीशन, न्यू ऑफिस जिसको कहा गया हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, एक नया ऑफिस बनाया गया, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। इसकी जो ये अब एजेंसी वर्क करता था, एजेंसी वर्क। अब क्या हो गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कमिश्नर, हाई कमिश्नर और वायसराय। पर इन्होंने कहा जो इसकी जो सैलरी है पेड फ्रॉम इंडियन फंड, ये जो है इसकी जो सैलरी है वो इंडियन फंड के नाम, मतलब इंडियन फंड से जाएगी, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसकी सैलरी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट देगी। तो एक तरह से ये माना और नहीं माना कोई बहुत बड़ी, क्योंकि एक सैलरी इन्होंने हटाई तो एक सैलरी इन्होंने ऐड कर दी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा, फिर 1919 में और क्या हुआ कि इन्होंने कहा सेपरेशन, पहली बार क्या हुआ कि सेपरेशन हुआ separating central and provincial subjects। पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने कहा कि सेंट्रल जो है, सेंट्रल अपने लिए लॉज और रूल्स बनाएगी, मतलब उसके अपने सब्जेक्ट्स होंगे, अपने एरिया होंगे, और प्रोविंशियल अपने एरियाज बनाएगी। ठीक है, यानी सेंट्रल के सब्जेक्ट्स अलग कर दिए गए, प्रोविंशियल के सब्जेक्ट्स अलग कर दिए गए। सेंट्रल्स के जो एथोराइज, वो सेंट्रल के लिए लॉज और रूल्स बनाने के लिए एथोराइज थे, और प्रोविंशियल जो थे वो अपने लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाए। अब अगेन जो है प्रोविंशियल को फिर डिवाइड कर दिया गया आपका, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, रिजर्व्ड और ट्रांसफर। ठीक है, तो रिजर्व क्या थे, जो इंपॉर्टेंट एरिया थे, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे वो किसके लिए आएंगे, वो रिजर्व में आएंगे। और इनको कौन हैंडल करता था, हैंडल करते थे इनको वायसराय एंड हिज काउंसिल, इसकी काउंसिल और वायसराय इसको हैंडल करते थे। ठीक, एंड not responsible for legislative council, not responsible for legislative, ये किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, ये सीधे पार्लियामेंट या सेक्रेटरी के लिए
या कमिश्नर के लिए, जो हाई कमिश्नर था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो रिजर्व में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे वो आपके थे, वॉयसरॉय और उसकी काउंसिल उसे हैंडल करती थी, और ये लेजिस्लेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। ट्रांसफर्ड में कौन हैंडल करता था? वॉयसरॉय एंड इंडियन मिनिस्टर and responsible for legislative council। ठीक, तो रिजर्व में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके? रिजर्व में आपका था लॉ, मिलिट्री, रेवेन्यू, फाइनेंस, ये सारी चीज। ट्रांसफर्ड में क्या था? एजुकेशन, एग्रीकल्चर, मतलब जो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, और एसेट्रा। ठीक है, तो इस डुअल, इसको दो तरह के लोग जब रूल कर रहे थे तो इसको कहा गया डायरकी। इसको इंट्रोड्यूस किया गया डायरकी, DYARCHY, डायरकी, DYARCHY, डायरकी। ठीक, सेंट्रल और प्रोविंशियल के सब्जेक्ट्स जो डिवाइड कर दिए गए। ठीक, तो इस रिजर्व और ट्रांसफर डुअल गवर्नमेंट्स, जो इसको डुअल गवर्नमेंट कहा गया, इसको कहा गया डायरकी। डायरकी का इंट्रोडक्शन सबसे पहले 1919 में हुआ था। ठीक, तो ये खत्म हो गया। अब ये सेंट्रल में ये सारे चेंजेस आ गए थे। अब प्रोविंशियल में हम देख रहे हैं, अब प्रोविंशियल में सारे चेंजेस थे। ठीक, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द व्हाट चेंजेस इन सेंट्रल। सेंट्रल में चेंजेस क्या हुए? तो सेंट्रल में क्या कर दिया गया कि पहले क्या था? हमने कहा था कि हमारा एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था, एक एडिशनल मेंबर का काउंसिल था। उन दोनों को अब हटा के क्या कर दिया गया? अब हाउसेस कर दिए गए। ठीक, एक आपका हो गया, दो हाउसेस इसमें बांट दिए गए। एक आपका था स्टेट ऑफ काउंसिल, और दूसरा था आपका स्टेट ऑफ काउंसिल, और दूसरा था आपका लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको कहा गया अपर हाउस। जैसे हमारे यहाँ जैसे पार्लियामेंट है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। राज्यसभा आपका अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस। ठीक है, तो स्टेट ऑफ काउंसिल अपर हाउस। ठीक, और ये आपका लेजिस्लेटिव असेंबली। अब देखो, इसको कहा गया लोअर हाउस। ठीक, तो लखनऊ पैक्ट में एक और डिमांड रखी गई थी। लखनऊ पैक्ट में एक और डिमांड रखी गई थी। क्या? उन्होंने कहा था कि 70 जो आपके उसमें होंगे, लेजिस्लेटिव में होंगे, वो 75 इंडियंस होंगे। 75, उन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव 75 इंडियंस होंगे। ठीक है, और उसके 25% जो होंगे वो मुस्लिम्स होंगे। ये इन्होंने डिमांड रखी थी। मेंबर्स बढ़ाने के लिए तो कहा ही था, पर इन्होंने कहा था कि 75 इंडियंस होंगे और 25% जो है वो आपके मुस्लिम होंगे, यानी 75 का जो 1/3 होगा
वो मुस्लिम्स होंगे। ठीक है, तो अब ठीक है, तो अब क्या हुआ था कि सेंट्रल में दो जो लोअर हाउस और अपर हाउस बने थे, ये ब्रिटिश में भी ऐसा था। मैंने कहा था आपको कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी सारी जो एक्ट लिए गए हैं या जो बहुत सारे चीजें जो चलती हैं वो ब्रिटिश से ली हुई है या फिर ब्रिटिश उसकी बनाई हुई है या अलग अलग कंट्री से ली। तो ये जो दो आपकी व्यवस्था थी, ठीक है, या जो आपके दो हाउसेस से इनको कहा गया इंट्रोडक्शन ऑफ बाय मतलब दो, बाय कैमरलिज्म, CA। देखिए स्पेलिंग गलत हो जाए तो इससे अच्छा है कि आप देख के लीजिए, BIACAMERALISM, बाय कैमरलिज्म। ठीक, बाय कैमरलिज्म का सिंपल सा ये था कि अब जो है सेंट्रल में लेजिस्लेटिव को रिप्लेस करके दो हाउसेस बना दिए गए थे, एक था स्टेट ऑफ काउंसिल और दूसरा था आपका लेजिस्लेटिव। और इन दोनों व्यवस्थाओं को या दोनों चीजों को, दोनों जो वो थे, इनको कहा गया बाय कैमरलिज्म। और लखनऊ पैक्ट में क्या कहा था? लखनऊ पैक्ट में कहा था कि 75 आपके इंडियंस होने चाहिए। ठीक है, 75 इंडियंस होने चाहिए, जिसमें से 25% आपके मुस्लिम होंगे। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए। ठीक, तो अब चेंजेस क्या किए? स्टेट ऑफ काउंसिल को इन्होंने क्या किया? ठीक है, स्टेट ऑफ काउंसिल में इन्होंने मेंबर बढ़ाने के लिए इन्होंने पहले ही से कहा था, स्टेट ऑफ काउंसिल को इन्होंने कहा, ठीक, इन्होंने नंबर बढ़ाए 60 मेंबर्स। 60 मेंबर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया? 60 मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया इन्होंने 34 इलेक्टेड, सॉरी 33 इलेक्टेड, 27 नॉमिनेटेड। अब इस 27 में भी 17 ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, 17 ऑफिशियल और 10 नॉन ऑफिशियल। ठीक, ये आपका स्टेट ऑफ काउंसिल। स्टेट काउंसिल में 33 इलेक्ट होकर आएंगे, 27 नॉमिनेट। देखो इलेक्टेड का ये मतलब नहीं था कि हम और आपके जैसे आज वोट दे रहे वैसे ही वोट देते। वोटिंग की बहुत कम वो थी इसमें, मतलब सब लोग वोट नहीं दे सकते थे। तो 33 इलेक्टेड थे, 27 नॉमिनेटेड थे। नॉमिनेटेड में भी 17 आपके ऑफिशियल थे, 10 आपके नॉन ऑफिशियल थे। ठीक, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने क्या किया? लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इन्होंने बढ़ाए कितने? 145 मेंबर्स बढ़े, 145। इसमें से इन्होंने कहा कि 104 जो है वो इलेक्टेड होंगे, ठीक, और जो 41 है वो क्या होंगे? नॉमिनेटेड होंगे, यानी वॉइस राय नॉमिनेट करेगा या कहीं से भी। ठीक है, ये हो गया। इसमें से जो नॉमिनेटेड थे, इसमें से फिर डिवाइड किया गया क्या? 26 आपके ऑफिशियल होंगे और 15 आपके नॉन ऑफिशियल होंगे। ठीक, अब इस इलेक्टेड में भी कहां से भाई? सेपरेट। यहां पे एक चीज और याद रखिएगा कि यहां पे
एक्सटेंड सेपरेट इलेक्ट्रोड को क्या किया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था। एक्सटेंड मतलब एक्सटेंड कर दिया गया था, यानी कि पहले जो 1909 में था जो सेपरेट इलेक्ट्रोड केवल मुस्लिम्स के लिए था, मगर अब हर कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्ट्रोड बना दिया गया था। तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो देख लेते हैं। जर्नल 15, ठीक, 11 जो थे वो मुस्लिम, 3 जो थे वो यूरोपियन, और 3 जो थे वो आपके चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सीओसी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और जो 2 थे वो थे आपके सिख। यानी ये जो 33 इलेक्ट होके आएंगे वो कहां कहां से आएंगे। जनरल के लिए 15 सीटें थी, ठीक है, जनरल के लिए 15 सीटें थी, 11 मुस्लिम्स के लिए थी, 3 यूरोपियंस के लिए थी, 3 आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, और 2 आपके सिख के लिए थी, ठीक है। ये हो गया आपका जर्नल, जगह नहीं है, ठीक है, जर्नल। उसी तरह यहां पे भी सीटें जो है वो कैसे इलेक्ट हुई थी वो आप देख लीजिए। 52 थी जर्नल के लिए, ठीक है, उसके बाद 30 थी मुस्लिम्स के लिए, उसके बाद 9 थी यूरोपियन के लिए, उसके बाद 7 था आपका लैंडलॉर्ड के लिए, फिर 4 था आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए, और 2 आपका था सिख के लिए, ठीक है। तो इस तरह से सेंट्रल में बाइकैमरलिज्म का जब इंट्रोडक्शन हुआ तो सेंट्रल में 2 वो बनाए गए। एक आपका था स्टेट ऑफ काउंसिल, ठीक है, जिसको अपर हाउस कहा गया। फिर था आपका लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस कहा गया, ठीक है। स्टेट ऑफ काउंसिल्स में मेंबर बढ़ाए गए 60। नाउ अगेन द डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द इलेक्टेड एंड नॉमिनेट, 33 इलेक्टेड, 27 nominated. Again the 27 further divided 17 official, 10 non-official. Already we have discussed what is the official and non-official. Now the next is, now that the 33, how the 33 seats are distributed. Let's see, 15 journal, 11 Muslim, 3 European, 3 Chamber of Commerce, or 2 Sikhs. Like this, here 145 seats थी, 145 members थे, 104 elected, 41 nominated, again 41 distributed, 26 and 15 official or non-official. Now 104 again categorize or differentiate, 52 for journal, 30 for Muslim, 9 for European, 7 for landlord, and 4 for Chamber of Commerce, and 2 from Sikh. तो ये आपका पूरा सेंट्रल में क्या चेंजेस हुए थे, ठीक है। उसके बाद कुछ और चेंजेस हुए। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, लखनऊ पैक्ट में डिमांड की गई कि जो इनके मेंबर्स हैं उनका जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दिया जाए, ठीक है, उनका जो ऑफिस ड्यूरेशन है वो बढ़ा दिया जाए। काउंसिल ऑफ स्टेट है ये। काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो इनका जो ऑफिस ड्यूरेशन था वो 5 इयर्स कर दिया गया, और जो इनका ऑफिस ड्यूरेशन था वो 3 इयर्स ही था, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट में ये भी डिमांड की गई थी। उसके बाद इन्होंने एक और डिमांड की थी कि लेजिस्लेटिव जो वायसराय की काउंसलिंग है उसमें जो आपके मेंबर्स बढ़ा दिए गए थे वो देख लेते हैं, अभी ये खत्म हो जाएगा।
3/6, 3/6 यानी आधे जो है वो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस रहेंगे, एक्सेप्ट चीफ कमांडर। चीफ कमांडर जो है वो आपका अंग्रेज ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इधर ही बता दिया था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। पहले केवल मुस्लिम्स के लिए था, अब क्या कर दिया गया था, यूरोपियन के लिए, मुस्लिम्स के लिए, सिख के लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन सब के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया गया था। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो फ्रेंचाइजी थी, फ्रेंचाइजी का मतलब कि जिनको वोट देने का अधिकार, तो वोट देने का अधिकार या केवल वही ऑथोराइज थे, किस बेसिस पे वोटिंग होती थी, जैसे टैक्स, ठीक है, एजुकेशन, टैक्स, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, ठीक है, टैक्स, एजुकेशन, प्रॉपर्टी, इस बेसिस पे लिमिटेड नंबर लोगों को फ्रेंचाइजी का मतलब केवल इन्हीं लोगों को वोट देना, जो टैक्स पे ही थे, जो अच्छा टैक्स देते थे, जिनके पास प्रॉपर एजुकेशन था, जिनके पास अच्छी प्रॉपर्टी थी, और उसमें वुमेन्स तो बिल्कुल अलाउ नहीं थी वोट देने के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें थी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिए आप, हाँ, और इसमें आगे 10 साल के लिए फिर एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई। सेंट्रल पब्लिक कमीशन, इन्होंने कहा कि हम 1926, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक कमीशन की स्थापना किस लिए हुई, 1926 में, सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, ठीक। तो 1926 में ये हुआ था। उसके बाद एक और चीज किया गया था कि पहली बार इंडिया, सेंट्रल और स्टेट, ये दोनों के बजट, यानी कि सेंट्रल अपने बजट पे डिस्कशन करेगा, स्टेट अपने बजट पे डिस्कशन करेगा, ठीक है, वो था। उसके बाद तो हम यहां लिख सकते हैं separation of central and provincial budget, ठीक, बजट। इस पे दूसरा एक चीज और था कि इन्होंने कहा कि 10 साल के बाद यानी कि अगर ये 1919 है तो 29 में एक स्टेटरी कमेटी बनाई जाएगी और उस 10 साल में क्या क्या काम हुए, ठीक है, उसका वो जो है वो डिस्कस करेगी या उसकी वो करेगी। तो अपॉइंटमेंट, तो इन्होंने एक प्रोवाइड किया, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेटरी कमीशन टू इंक्वायरी के लिए, ठीक है, इंक्वायरी एंड रिपोर्ट वर्किंग आफ्टर 10 years ऑफ इस कमिंग इनटू फोर्स, ठीक है, कि जब से 1990 10 साल में, 10 साल के बाद एक स्टेटरी कमीशन अपॉइंट होगा जो इंक्वायरी करेगा कि 10 साल में जो जो काम कहा गया था वो हुआ कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपके 1919 के फीचर्स है। आई होप कि ये आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट आपका था, एक बाइकैमरिज्म, दूसरा डायरकी, उसके बाद फ्रेंचाइजी वाली बात हुई थी, फिर उसके बाद आपका ये आपका कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी आपका एक्सटेंड कर दिया गया था, ठीक है। ये आपके सारे, तो ये आपका जो एक्ट 19 और किस तरह से ये काउंसिल ऑफ स्टेट, फिर लेजिस्लेटिव, उसके बाद 1919 में ही जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें अगर 6 लोग थे तो उसमें 3 जो है वो इंडियन हो गए थे, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा, और ये बाइकैमरिज्म, डियार्की कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये सारा
आपका 19 गवर्नमेंट एक्ट 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में हम नेक्स्ट एक्ट डिस्कस करेंगे और इसको एक बार फिर हम रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 आपको यहाँ समाप्त। ओके, थैंक यू।